देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा। स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भ्रमण किया है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित हो रहे प्रथम उत्तराखंड प्रीमियर लीग के क्रिकेट मैच का भी अवलोकन किया। साथ ही खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन किया और मैच देखने आए सभी लोगों का अभिवादन भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग जैसे प्रतियोगिताओं से हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के नए अवसर प्राप्त होंगे, जिससे वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। साथ ही सीएम धामी ने यह भी कहा कि आने वाले समय में उत्तराखंड प्रीमियर लीग जैसे प्रतियोगिताओं से हमारे प्रदेश से ऋषभ पंत और आकाश मधवाल जैसे और भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी उभर कर आएंगे, जो हमारे देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई खेलो इंडिया योजना के माध्यम से हमारे प्रदेश में कारगर होगा। और ऐसे में इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने आगे ये भी जानकारी दी कि आने वाले समय में महिलाओं के लिए भी उत्तराखंड प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा, जिससे हमारी प्रदेश की महिला खिलाड़ी को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसा भी कहा है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके लिए समिति को 2.5 लाख से अधिक ऑनलाइन और ऑफलाइन सुझाव भी प्राप्त हुए हैं। ऐसे में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार होने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, प्रदेशवासियों से किए गए वादे के अनुरूप 30 जून को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बनाई गई समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। जल्द ही देवभूमि उत्तराखंड में #यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। तो वहीं ड्राफ्ट कमेटी की सदस्य जस्टिस रिटायर्ड रंजना प्रसाद देसाई ने दिल्ली में इस संबंध में मीडिया से बात की है। उन्होंने कहा कि मुझे आपको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि उत्तराखंड के प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का मसौदा अब पूरा हो गया है। ड्राफ्ट के साथ विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जल्द ही मुद्रित की जाएगी और उत्तराखंड सरकार को सौंपी भी जाएगी। माना यह भी जा रहा है कि एक पखवाड़े के भीतर समिति सरकार को रिपोर्ट सौंप देगी। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है उत्तराखंड। विशेषज्ञ समिति ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने में जुटी हुई थी। मई 2022 में समिति का गठन हुआ था। गठन से लेकर अब तक समिति 2.5 लाख से अधिक सुझाव ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त कर चुकी है। सभी 13 जिलों में हितधारकों के साथ सीधे संवाद कर चुकी है और नई दिल्ली में प्रवासी उत्तराखंडियों से भी चर्चा इस दौरान हो चुकी है। पूर्ण रूप से यूसीसी का ड्राफ्ट अब बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन जो कमेटी थी सर, वो आज ड्राफ्ट देने वाली थी, लेकिन अब वो थोड़ा सा जुलाई के सप्ताह में आपको ड्राफ्ट देगी। किस तरीके से देखते हैं सर जिस पर काम कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी जस्टिस सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, वो कमेटी ने 1 साल से अधिक समय से लोगों के बीच में जाके काम किया है। 2 लाख से भी ज्यादा लोगों से बात की है और अनेकों स्टेक होल्डरों से भी उसने बात की है। धार्मिक संगठनों के लोग, सभी से, बुद्धिजीवियों से, सबसे बात की है और बात करने के बाद उनका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। ड्राफ्ट लगभग पूरा होने की ओर है। जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा हम उसका अवलोकन करेंगे। हमारे जो इस विषय के जानकार हैं उन सभी से चर्चा करेंगे, बात करेंगे। उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होती है उसको आगे की कार्रवाई में बढ़ाएंगे। सर, माना ही जा रहा है कि जुलाई में शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड आ सकता है। सर, उत्तराखंड के लिए कितनी गर्व की बात है और सर पूरे भारत में भी इसकी चर्चाएं हो रही है। सर, अब देखिए, निश्चित रूप से चूंकि देवभूमि उत्तराखंड को ये दायित्व मिला कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करें, उसके लिए कमेटी बनाएं। और सबसे बड़ी बात है कि भारत की धारा, संविधान की धारा 44, उसमें प्रावधान है कि एक समान कानून सब जगह होना चाहिए। और इसके लिए हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस आम चुनाव में, विधानसभा में, हमने उनके सामने ये प्रस्ताव उत्तराखंड की जनता के सामने रखा। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर अपना बहुमत दिया, अपना समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हमको सेवा का मौका देकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में, उनको बनाने की दिशा में उन्होंने ही हमारा मार्ग प्रशस्त किया है।
इसलिए यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में जिन बातों का प्रावधान किया, धारा 44 में जिसका उल्लेख किया है, वो लागू करने के लिए उत्तराखंड राज्य को अवसर मिल रहा है। हल्द्वानी पहुंचे डीजीपी अशोक कुमार ने बहुउद्देशीय भवन में स्मार्ट कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बहुउद्देशीय भवन का निरीक्षण करते हुए कुमाऊं क्षेत्र के सीओ के साथ बैठक भी की है। बैठक के दौरान उन्होंने अपराध पर लगाम लगाने के साथ ही साइबर फ्रॉड और नशे पर रोक लगाने के निर्देश इस दौरान दिए, जिसके बाद डीजीपी ने ऑपरेशन मुक्ति के तहत भिक्षा नहीं शिक्षा दो के नारे के साथ गरीब बच्चों का स्कूल में दाखिला कराए जाने वाले बच्चों से मुलाकात भी की है और उनके कार्यक्रमों को देखा। इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि स्मार्ट पुलिसिंग के चलते स्मार्ट कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया गया है और अब पुलिस ने कैमरा बेस्ड चालान शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा यातायात व्यवस्था और अपराध को रोकने के लिए यहाँ पर शहर में कई नए कैमरे स्थापित भी किए गए हैं, ऐसा उनका कहना है, जिनकी मॉनिटरिंग अब कंट्रोल रूम से की जाएगी। साथ ही अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पर्यटक स्थलों में यातायात के बढ़ते दबाव को देखकर नई व्यवस्थाएं बनाने के भी दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए गए। ठीक है सर। देखिए, जो हम लोग स्मार्ट पुलिसिंग की ओर बढ़ रहे हैं, उसी दिशा में नैनीताल जिले के कंट्रोल रूम को भी हमने स्मार्ट बनाया है और नए नए कैमराज की संख्या बढ़ाई है और उनको नेटवर्क किया है। अब हम धीरे धीरे इसको स्मार्ट पुलिसिंग के तरफ ले जा रहे हैं। ट्रैफिक के चालान भी हम कैमरा बेस करने लगेंगे आने वाले समय में, जैसा कि देहरादून में हो रहा है कि अगर आपने रेड लाइट जंप किया, आप सोच रहे हैं कि मेरा पार हो गया, किंतु आपके घर चालान पहुंच जाता है। रॉन्ग पार्किंग होती है तो आपके घर चालान पहुंच जाता है। तो ये सारी पुलिसिंग हम हल्द्वानी और नैनीताल में लाने वाले हैं। उसी की दिशा में एक कदम है स्मार्ट कंट्रोल रूम। और जो सीओ स्पेशल ऑपरेशंस की हमने आज बैठक की है सभी 6 जिलों के, उसके अंतर्गत हमने उनके ड्रग्स के कामों की समीक्षा की, एंटी ड्रग्स कितना काम हो रहा है, साइबर क्राइम के कामों की समीक्षा की है, एसओजी के कामों की समीक्षा की है, जो उत्तराखंड पुलिस में CCTNS चल रहा है उसके कामों की समीक्षा की है और ऑपरेशन मुक्ति के कामों की समीक्षा की है। तो कहीं पे अच्छा काम हुआ है, कहीं पे नहीं हुआ है, तो उसके लिए हमने 1 महीने बाद IG कुमाऊं का इनकी पुनः समीक्षा करने के डायरेक्शन दिए हैं और कई जगह पे टीमें अच्छा नहीं काम कर रही हैं तो उन टीमों के पुनर्गठन के भी निर्देश दिए। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपनी तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के चमोली के थराली में बीजेपी की तरफ से 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। ऐसे में थराली में विधायक भूपाल राम टमटा के नेतृत्व में कार्यकारिणी के पदाधिकारी और पार्टी कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव, घर-घर, बूथ-बूथ जाकर महाजनसंपर्क अभियान चलाया और केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी भी थी। तो वही थराली विधायक भूपाल राम टमटा ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने अंतिम छोर के व्यक्ति को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया है। उज्ज्वला योजना के तहत जहां गरीब परिवारों को घरेलू गैस सिलेंडर दिए हैं, स्वच्छता मिशन के अंतर्गत शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, किसान सम्मान योजना के तहत सम्मान निधि और मुद्रा योजना के तहत ऋण सुविधा देकर हर हाथ को स्वरोजगार देने केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धि रही है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ फिर केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। सुशासन और गरीब कल्याण का जो अनवरत 9 साल का जो हमारा कार्यकाल रहा केंद्र सरकार का, उसको आम जन तक कैसे पहुंचाएं, ये कार्यक्रम हम लोगों का महाजनसंपर्क अभियान के तहत संपन्न आज हो गया है। और इसमें अभी 5 तारीख और इस 5 तारीख तक का इसमें और समय मिला है। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि सौभाग्यशाली हैं देशवासी कि आज हमारे इस देश का नेतृत्व यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जिनकी दृष्टि, जिनकी सोच, जिनका सेवा संकल्प आम जन तक, निचले पायदान तक पहुंचने और हर व्यक्ति तक उनकी जो सोच है उसको धरातल पर उन्होंने उतारा। और जो उनका एक नारा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि इन 9 सालों में जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, उन कार्यों के माध्यम से आम जन में एक बहुत बड़ी विश्वास की भावना
हमारी केंद्र की सरकार के प्रति, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के अंतर्गत हुई है। और मैं समझता हूँ कि मेरे क्षेत्र में थराली विधानसभा में लोगों में हम घर घर तक गए, कार्यकर्ता पदाधिकारी हमारे बूथ स्तर तक एक एक लोगों ने संपर्क किया। लोगों में अपार एक प्रकार का भाव है और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो आज विश्व के जननायक हैं, जिनकी इतनी बड़ी व्यापक सोच है, आज हर व्यक्ति के मन में इस प्रकार का भाव है कि हम कैसे भी हो 2024 में बहुत बड़ी जिसको कहते हैं कि बहुत बड़े मतों के उससे अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को, अपनी केंद्र की सरकार को पुनः हम सत्ता में लाएंगे। जेपी नड्डा सभी का आभार व्यक्त कर संबोधन करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अनुमान जताया है कि उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं गर्जन और बिजली चमकने के साथ बारिश की तेज बौछार पड़ने की संभावना है, जबकि देहरादून, टिहरी और पौड़ी जिले में कहीं कहीं भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से हरिद्वार और अल्मोड़ा जिले के कुछ इलाकों में आज हल्की बारिश के आसार है। भारी बारिश के चलते कई जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आ रही है। एक तरफ देवभूमि में चारधाम यात्रा चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 3 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। उत्तराखंड के रामनगर कॉर्बेट नेशनल पार्क का बिजरानी और गर्जिया जोन 30 जून से सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया है। इन खूबसूरत जंगलों में वन्य जीवों का दीदार अब अक्टूबर माह से किया जा सकेगा। आपको बता दें कि बरसात के महीने में पार्क के बिजरानी व गर्जिया जोन में सैलानियों की आवाजाही बंद कर दी जाती है। इस सीजन में कॉर्बेट पार्क में लाखों की तादाद में सैलानियों ने पार्क का भ्रमण किया है। पार्क के बिजरानी जोन में खास के विशाल मैदानों में विचरता गजराज का झुंड रोमांच जगाती वनराज की एक झलक और तरह तरह के जंगली जीव जंतुओं का अनूठा संसार सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में रॉयल बंगाल टाइगर कॉर्बेट की पहचान है। अब बिजरानी व गर्जिया जोन के खूबसूरत जंगलों और उसके वादियों का दीदार अक्टूबर माह में हो सकेंगे। इस बार भी बिजरानी व गर्जिया जोन की सुंदर प्रकृति का लुत्फ उठाने वाले तादाद में सैलानी पहुंचे थे। खुली जिप्सियों में जानवरों को उनके घर में देखना सैलानियों के लिए हमेशा की तरह अलग रहा। इस वर्ष पार्क को करोड़ों रुपए का राजस्व भी प्राप्त हुआ है। बरसात में पार्क की सड़कें खराब होने और नदी नालों के उफान के कारण पार्क को बंद करना पड़ता है। कॉर्बेट पार्क के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बिजरानी व गर्जिया जोन को बंद करने की जानकारी दी है। किस प्रकार की तैयारी की गई? देखिए, अब मानसून सीज़न प्रारंभ हो चुका है। 1 जून से ही हमने हाई अलर्ट क्षेत्र में घोषित कर दिया था। मानसून सीज़न में फुट पेट्रोलिंग हमारी बढ़ जाती है, एलिफेंट पेट्रोलिंग बढ़ जाती है और इसके साथ साथ वन सुरक्षा और वन्यजीव सुरक्षा के दृष्टिगत एम्बुश लगाना और नाइट पेट्रोलिंग करना, खासकर जो हमारी दक्षिणी सीमा है उस पर भी हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं। प्रयास हमारा ये है कि कोई भी इस तरीके की घुसपैठ उस क्षेत्र में ना हो पाए। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश वन विभाग से भी पूरा सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। तो चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कारण तबाही मची है। भारी बारिश के चलते जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही है। इसी कड़ी में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग चमोली में छिंता के पास लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ी से मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिससे कि सड़क के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया है, जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी ज़्यादा असुविधाएं हो रही है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देर रात को हुई बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे फिर बंद हुआ। फिलहाल प्रशासन की तरफ से मार्गों को खोलने का कार्य किया जा रहा है। सड़क से आए मलबे को हटाया भी जा रहा है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा तेजी के साथ चल रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से चारधाम यात्रियों के लिए सभी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखा जा रहा है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के ठाणे से चारधाम यात्रा पर आई महिला श्रद्धालु का मंगलसूत्र यमुनोत्री यात्रा के दौरान जानकी चट्टी में खो गया, जिसके बाद महिला ने प्रशासन को इस बारे में जानकारी दी। जिसके बाद प्रशासन ने अपनी टीम के साथ काफी खोजबीन के बाद मंगलसूत्र को ढूंढकर महिला को वापस सौंप दिया।
महिला श्रद्धालु व उनके पति ने पुलिस के जवानों का आभार यहां पर प्रकट किया है। जानकी चट्टी पुलिस स्टेशन के अधिकारी दिया है और बहुत जल्दी जो है कार्रवाई करके फटाफट ढूंढ के निकाला है। इसके लिए बहुत हम लोग आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। भाभी जी बोलिए कुछ बोलना है। जानकी चट्टी पुलिस स्टेशन के उनके यहाँ के हमको बहुत सहयोग किया है, बहुत उसका आभार है। बहुत जल्दी हमारा जो भी था, हमारा जो चैन था वो वापस कर दिए हैं। बहुत हम उनका धन्यवाद करते हैं। नैनीताल शहर की ऊंची चोटी टिफिन टॉप की पहाड़ी में दरारें लगातार बढ़ती जा रही है। यहां हो रहे भूस्खलन को रोकने के लिए जिला प्रशासन गंभीर भी नजर आ रहा है। बता दें कि साल दर साल टिफिन टॉप में दरारें लगातार चौड़ी हो रही है। कुछ दिनों पहले फोटोग्राफर और पद्मश्री अनूप साहा ने क्षेत्र का निरीक्षण कर जिला प्रशासन से टिफिन टॉप में सुरक्षात्मक कार्य कराने की मांग की थी। इसके बाद डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने दरारों और भूस्खलन को गंभीरता से लेते हुए भूवैज्ञानिक, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी, सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता के अलावा वन विभाग की टीम को स्थलीय निरीक्षण के लिए भेजा था। इस टीम ने निरीक्षण कर सुझाव दिया था कि जब तक स्थायी रूप से भू तकनीकी सर्वेक्षण ना हो तब तक पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को देखते हुए धोरोटी सीट व्यू पॉइंट पर आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए। पौड़ी जिले के कलजीखाल ब्लॉक के भट्टी गांव असवालियों में कालनाथ भैरव मंदिर के स्थापना भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रांतीय प्रमुख संगठन के अध्यक्ष महेंद्र राणा ने प्रतिभाग किया। भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर भट्टी गांव पहुंचने पर ग्रामवासियों ने ढोल, नगाड़ू और फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि बलोदी बंधुओं और ग्रामवासियों के सहयोग से गांव में कालनाथ भैरव मंदिर का निर्माण कार्य किया जाना है। भैरवनाथ मंदिर के स्थापना भूमि पूजन में महेंद्र राणा ने पूजा अर्चना कर मंदिर की नींव रखी है। अपने संबोधन में महेंद्र राणा ने कहा कि हमें अपने इष्ट देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। बलोदी बंधु मंदिर निर्माण की पहल एक हमारी आस्था का प्रतीक है। हमें अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। तो चलिए यहाँ पर रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर रामनगर से है, जहाँ रामनगर में तराई पश्चिमी वन विभाग की ज्वाला वन बीट क्षेत्र में लिपिटस की लकड़ी का कटान किया जा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि तस्करों की तरफ से वन निगम की लॉट से लंबे समय से यह लकड़ी चोरी करने का कार्य चल रहा है। पहले भी कई बार तस्करों ने वन कर्मियों पर हमला किया था, जिसको लेकर विभाग तस्करों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी विभाग द्वारा दर्ज कराई गई थी। लगातार लकड़ी चोरी हो रही है और लकड़ी चोरी की गंभीरता को इसको लेते हुए तराई पश्चिमी वन विभाग ने एक बड़ा अभियान चलाते हुए भारी मात्रा में चोरी की गई लकड़ी को तस्करों के घर से बरामद भी कर लिया है। और यहाँ पर इस संबंध में डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने जानकारी देते हुए कहा कि वन विभाग और पुलिस की टीम के चलाए गए अभियान के तहत ज्वाला वन और गुलजारपुर क्षेत्र में तस्करों के घर पर टीम ने चोरी की गई लकड़ी को छुपाया था और जिसे टीम ने मौके पर बरामद कर लिया है। उन्होंने जानकारी यह भी दी कि टीम ने तस्करों के घर से 7 ट्रैक्टर ट्रॉली लिपिटिस की लकड़ी बरामद की है। संबंध में 7 लकड़ी तस्करों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में वन अपराध दर्ज किया गया है। जो वहाँ पर जो वन निगम की लॉट से जो चोरी हो रहा था, लगातार सूचना आ रही थी। इसको देखते हुए वन विभाग ने एक स्पेशल अभियान चलाने का निर्णय लिया है और इस क्रम में अपनी सभी रेंजों की टीम को, स्टाफ को इकट्ठा करके और पुलिस की सहायता से ग्राम गजरौला और इटौवा में छापा मारा गया। और जो इस बीच में जो भी इन लोगों ने सब माल वन निगम के लॉट से चोरी करके माल उन्होंने अपने घरों में रखा हुआ था, तो वो सब जो है सारा माल कल जा करके बरामद किया। उनके घर से अपने यहाँ से हम लोग ट्रैक्टर और ट्रॉली और वो हाइड्रा मशीन लेकर के गए थे और वहाँ से सारा हर एक के घर में से जा करके घर के अंदर घुस करके उनका सारा माल बरामद कर लिया गया। तो लगभग 4 ट्रॉली कल आया है माल और 3 ट्रॉली परसों आया था। तो 2 दिनों में लगा करके ये लगभग 7 ट्रॉली माल हमने इकट्ठा कर लिया उन लोगों से जो उनके द्वारा चोरी किया गया था। तो अब उसके अलावा जो वहाँ पर जो लोग हैं जिनके यहाँ मेनली जो कल्प्रिट हैं, जो इसमें मुख्य तौर पर जो अपराधी हैं वो शैलेंद्र सिंह, बूटा सिंह और अजायब सिंह, रमनदीप सिंह, ये 4 तो ये इटौवा ग्राम के रहने वाले हैं।
उसके बाद हरिकेश, विक्रम सिंह और सतवीर सिंह, ये लोग जो है गुलजारपुर के आस पास एक ग्राम गजरौला है, वहाँ के रहने वाले हैं। इन सब के विरुद्ध जो है कार्रवाई जो अपने जो हमारे वन अधिनियम के तहत जो सुसंगत धाराओं हैं उसमें हमने केस दर्ज कर लिया है और इनके विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। दूसरा, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं, जिनके विरुद्ध कई सारे केस हमारे यहाँ दर्ज हैं, पुलिस में भी एफआईआर हुई है। इन लोगों के लिए जो हम अब ये प्लानिंग ये है कि इनके सारा पुराना आपराधिक इतिहास इकट्ठा करके इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करने के लिए पुलिस को लिखा जा रहा है। अब ये लगभग हमारा अंदाज ये है कि लगभग 3 से 4 लाख रुपए का माल होगा ज़रूर, जो कि अभी केवल ऑकुलर एस्टिमेट है। बाकी अभी उसकी नपत चल रही है और नपत के बाद उसमें जो और कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद में जब S2 केस जब इनका जारी हो जाएगा तब फिर उसके बाद में इसकी वास्तविक सीमा पता चल पाएगी। हाँ, उसी के साथ में जब टीम ये सब करके वापस आ रही थी तो एक ट्रैक्टर ट्रॉली नदी से अवैध खनन का माल लेकर के वो आ रही थी, उसको भी पकड़ करके बन्नाखेड़ा चौकी में सुरक्षित रखा गया है। पौड़ी स्थित आयुक्त सभागार में गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार के सेवानिवृत्ति अवसर पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में अपार आयुक्त NS क्रियाल, जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान, SSP श्वेता चौबे समेत मंडलीय और जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की भी मौजूदगी रही। इस मौके पर आयुक्त गढ़वाल मंडल सुशील कुमार को विभागीय अधिकारियों की ओर से विदाई सम्मान पत्र के साथ स्मृति चिन्ह और शॉल यहां पर भेंट कर सुशील कुमार के 28 वर्ष से अधिक की सेवा अवधि के कार्य को याद भी किया गया। उन्होंने जानकारी दी कि किस प्रकार से उन्होंने आयुक्त गढ़वाल मंडल से करियर की शुरुआत की, जिसके बाद सिविल सर्विसेज परीक्षा उत्तीर्ण कर डिप्टी कलेक्टर के पद से शुरुआत कर विभिन्न जनपदों में, जिनमें हरिद्वार, देहरादून जनपदों में विकास प्राधिकरण और सचिव MDDA पद पर भी कार्य किया है। जिसके बाद साल 2005 में उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS कैडर प्राप्त हुआ। उन्होंने जिलाधिकारी पिथौरागढ़ और जिलाधिकारी पौड़ी का पदभार भी बखूबी निभाया है। सुशील कुमार ने शासन में महत्वपूर्ण पदों पर भी काम किया, तो वहीं आयुक्त कुमाऊं की जिम्मेदारी निभाने के बाद उन्होंने आयुक्त गढ़वाल मंडल की जिम्मेदारी भी निभाई है। आज आयुक्त गढ़वाल मंडल पद से सेवानिवृत्ति पर अधिकारी और आयुक्त विभाग के समस्त स्टाफ समेत विभिन्न विभागीय कर्मचारियों ने उन्हें विदाई दी। मैं सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि जो भी मेरा कार्यकाल रहा है उसमें सभी लोगों का बहुत सहयोग मिला है और जो भी हमें कार्य मिले शासन के, प्रशासन के, हमने बड़ी कुशलता के साथ अब सभी लोगों के सहयोग से पूर्ण किए हैं। हाँ, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल से ही मैंने डिप्टी कलेक्टर के रूप में अपनी सेवा प्रारंभ की थी और आज आयुक्त के रूप में मैं यहाँ से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत हर्ष की विषय है। कम लोगों को ऐसे अवसर मिलते हैं, मुझे अपनी सेवा में ये अवसर मिला। उत्तराखंड के देवप्रयाग में स्नान के दौरान हरियाणा के कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक गंगा में बह जाने की उनकी ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। जानकारी के अनुसार जगराज देवप्रयाग स्थित संगम तट पर स्नान कर रहे थे कि अचानक इसी दौरान संगम तट पर उनका पैर जा फिसला और वह तेज गंगा के भाव में बह गए। जैसे ही हादसे की जानकारी मिली तो घटनास्थल पर हड़कंप मच गया। निदेशक की तलाश के लिए SDRF लगातार गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन चला रही है। आपको बता दें कि हरियाणा के कृषि विभाग में सेवारत और चंडीगढ़ निवासी जगराज डांडी अपने परिवार के साथ ऋषिकेश घूमने आए थे। फिलहाल रेस्क्यू टीम ने तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक उनका कोई भी सुराग रेस्क्यू टीम को हाथ नहीं लगा है। भाजपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री भगत राम कोठारी के आवास और मंदिर का कुछ हिस्सा आस्था पथ की ओर खिसकने लगा है, जिसकी वजह आस्था पथ पर खड़ी सुरक्षा दीवार का कमजोर होना निश्चित है। भगत राम कोठारी का आरोप है कि दोनों बार बिना वजह के निर्माण कार्य को परमिशन देने के बाद विभाग ने कार्य को रोक दिया। इस मामले में भगत राम कोठारी और उनकी पत्नी ने मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल पर राजनीतिक द्वेष के चलते कार्य रुकवाने का आरोप लगा है। भगत राम कोठारी और चारू माथुर कोठारी का कहना है कि जब विभाग सुरक्षा दीवार बनाने की परमिशन खुद दे रहा है तो फिर बाद में उस परमिशन को किस दबाव में कैंसिल किया जा रहा है, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। वर्तमान समय में बारिश का दौर जारी है, ऐसे में लगातार सुरक्षा दीवार की मिट्टी खिसक रही है, जिससे अनेक आवास और आवास परिसर में स्थित
100 वर्ष पुराने काशी विश्वनाथ मंदिर के भवन को खतरा हो गया है। देहरादून जनपद के उनियाल गांव को बलिदानी सैनिकों के सैन्य धाम व 5वें धाम के रूप में बनाने की कवायद अब तेज हो गई है। 2 साल पहले वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों के ऑर्गन से मिट्टी इकट्ठा की जा रही थी। अब उत्तराखंड की सभी नदियों से जल संग्रहण कर सैन्य धाम को भेजा जा रहा है। इसी क्रम में बागेश्वर में स्थित सरयू गोमती संगम तट पर जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव व जिला सैनिक कल्याण अधिकारी बागेश्वर ने सरयू गोमती नदी का जल कलश में भरकर देहरादून सैन्य धाम भेजा। जैसा कि आपको विदित है कि हमारे उत्तराखंड राज्य में 4 धाम हैं और अभी 5वां धाम सैन्य धाम बुनियाल गांव देहरादून में निर्मित होने जा रहा है, जिसके लिए राज्य सरकार ने 2020 में हमारे उत्तराखंड के सभी शहीदों के घर से पवित्र मिट्टी को सैन्य धाम के लिए समायोजित किया गया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 3 जुलाई को देहरादून में सैन्य धाम में अमर जवान ज्योति का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए सैनिक कल्याण मंत्री माननीय गणेश जोशी जी के निर्देशन में सभी जनपद के पवित्र नदियों का पवित्र जल सैन्य धाम देहरादून के में लाया जा रहा है, जिसके लिए हम आज यहाँ पर सरयू और गोमती के पवित्र संगम बागनाथ की धरती पर एकत्रित हुए थे। ये फोटो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं गर्जन और बिजली चमकने के साथ बारिश की तेज बौछार पड़ने की संभावना है, जबकि देहरादून, टिहरी और पौड़ी जिले में कहीं कहीं भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग जिले में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। 2 जुलाई को यानी कि आज राज्य के पर्वतीय जनपदों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 और 4 जुलाई को राज्य के पर्वतीय जनपदों के साथ ही मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना है। 3 जुलाई को नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले में, जबकि 4 जुलाई को नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, देहरादून, टिहरी, पौड़ी जनपदों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है, जिसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर रखा है और सावधानी बरतने की हिदायत भी दी गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए सुदर्शन न्यूज देखते रहिए। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।